शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों નું हार्दिक स्वागत है। छात्र और छात्राएं, आज हम SYBA सेमेस्टर 4 गौण 1 पेपर नंबर 8 हिंदी में कल और आज में विद्रोही कविता का भावार्थ के बारे में हम अभ्यास करेंगे। ध्यान से चुनें। विद्रोही कविता में प्रतिपाद्य कवि ने किसे विद्रोही कहा है, इसकी चर्चा हम सदृष्टांत समझते हैं। पहले तो रूपरेखा यानी प्रस्तावना और काव्य का भावार्थ के बारे में हम अभ्यास करेंगे। प्रस्तावना। विद्रोही काव्य हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी की प्रख्यात कविता है। कवि ने वृक्ष एवं छोटे से बीज को विद्रोही का प्रतीक बनाकर विद्रोहियों के संघर्षपूर्ण जीवन, आत्मबल एवं सेवापरायणता तथा परोपकार जैसे गुणों का चित्रण किया है। जिस प्रकार वृक्ष नष्ट होकर भी फिर से पनप उठते हैं, उसकी शाखाओं को काटने पर वह अधिक हरी भरी होकर पुनः फैलती है तथा सदाकाल और समय के थपेड़ों को सहकर मार्ग में जाते हैं, उसी पथिकों को अपनी शीतल छाँव देता है, फल और फूल देता है। उसी प्रकार विद्रोही की काल और समय से लड़कर अपने कर्मों के द्वारा देशवासियों का कल्याण करता है। तो यहाँ विद्रोही काव्यों में हिंदी साहित्य के जो प्रमुख माखनलाल चतुर्वेदी का कवि है, इसने कविता की रचना की है, जो कवि ने वृक्ष के उदाहरण के तौर पर छोटे से बीज को एक विद्रोही का प्रतीक बनाकर विद्रोहियों के संघर्षपूर्ण जीवन और आत्मबल एवं सेवापरायणता तथा परोपकार जैसे गुणों का चित्रण भी किया है। जिस प्रकार वृक्ष नष्ट होकर भी फिर से पनप उठते हैं, उसी प्रकार शाखाओं को काटने से वह अधिक हरी भरी होकर पुनः फैलती है तथा सदाकाल और समय के थपेड़ों को सहकर भी मार्ग में जाते हुए पथिकों को अपनी शीतल छाँव देता है, फल और फूल देता है। उसी प्रकार विद्रोही के काल और समय से लड़कर अपने कर्मों के द्वारा देशवासियों का कल्याण करता है, इसकी यहाँ चर्चा की है। और अब काव्य का भावार्थ के बारे में हम अभ्यास करते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी कवि थे। उनकी कविताओं का प्रधान विषय राष्ट्रीयता और देश प्रेम है। अंग्रेजी राज के प्रति उनका संघर्ष एवं विद्रोही प्रसिद्ध है। वे स्वयं विद्रोही थे और अंग्रेज शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के फलस्वरूप जेल की कठोर यातनाएं भी सही थी, जिसका चित्रण उसकी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला में हुआ है। तो यहाँ प्रस्तुत काव्य में जो विद्रोही काव्य है, इसका भावार्थ यह है कि क्रांतिकारी के साथ साथ देश प्रेम भी माना जाता है। उसका कई संघर्ष और विद्रोही प्रसिद्ध किए गए हैं और अपने शासन के साथ साथ उन्होंने जो अपना विद्रोह रूप स्वरूप जेल की कठोर यातना की जो बात की है, वो भी प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला में भी हुआ है। प्रस्तुत काव्य विद्रोही भी चतुर्वेदी की एक विद्रोह विचारधारा से निष्पन्न हुआ है और कवि ने वृक्ष के एक छोटे से बीज का प्रतीक यानी कि उदाहरण देकर अपनी बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत भी किया है। प्रस्तुत कविताएं अंग्रेजों के शासनकाल में लिखी गई थी और प्रतिकार्य संसार की नश्वरता का परिचय और प्रतिकार्य स्वाधीनता संग्राम के विद्रोही और जनताओं को श्रद्धांजलि भी दी गई है। अब संसार की नश्वरता का परिचय, इसके बारे में भी हम देखते हैं कि काव्य के पूर्वार्ध की प्रारंभिक पंक्तियों में सर्वप्रथम संसार की नश्वरता का परिचय दिया है। कवि कहते हैं कि काल की गर्त में बड़े बड़े नगर, राजसत्ताएं, वीर योद्धाओं आदि लुप्त हो गए हैं। बड़े बड़े महल एवं मंदिर भी ध्वस्त हो चुके हैं। बड़े बड़ों की हस्तियाँ भी मिट चुकी है। इस धरती का ऐसा चमत्कार है कि इसमें सब समा जाते हैं। जैसे नगर गड़ गए, महल गड़ गए, गड़े किले मीनारे, मंदिर मस्जिद गिरजे, सब भी भू में धसी दीवारें।
यहाँ संसार की नश्वरता की जो बात की है कवि ने, और काव्य में पूर्वार्ध में भी प्रारंभिक पंक्तियों में सर्वप्रथम जो संसार की नश्वरता के बारे में जो परिचय दिया है और बताते हैं कि काल की गर्त के बड़े बड़े नगर हो या वीर योद्धाओं हो या बड़े बड़े महल हो या बड़े बड़े मंदिर, वो भी एक समय ध्वस्त हो चुके हैं और बड़े बड़े हस्तियाँ हो वो भी मिट चुके हैं। ऐसा चमत्कार कोई भी बता सकता है कि ऐसा चमत्कार हो। और यह तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी पर सब नाशवंत है, यानी कि कोई किसी का नाशवंत नहीं कर सकता भगवान के सिवा। और मानव के सब ही नहीं बल्कि देवताओं की मूर्तियों भी भूमि में समा गई है। कवि प्रखर शब्द में कहता है कि इस भूमि पर वही टिक पाता है जो विनम्र है, परिवर्तनशील है, गत्यात्मक है, जो सत्ता, पद, प्रतिष्ठा एवं धन वैभव के घमंड में मत होते हैं। धरती उन्हें अपने में मिला देती है, अर्थात वे सब मिट्टी में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। कवि इस बात को सुनौती भरे स्वर में इस प्रकार से कहता है कि शक्तिहीन जो हुआ कि बैठा भू पर आसन मारे और खा जाते हैं, उसको मिट्टी के ढेरे हत्यारे। तो यहाँ जो कवि ने बताया है कि इस नाशवंत शरीर को मानव के सब की नहीं बल्कि देवताओं की मूर्तियों भी भूमि में समा गई है। क्योंकि कवि प्रखर शब्द में बताता है कि भूमि पर वही टिक पाता है जो विनम्र भाव और परिवर्तनशील हो और गत्यात्मक हो, और जो सत्ता, पद और प्रतिष्ठा एवं धन वैभव से जो घमंड व्यक्ति हो उसे तो धरती भी अपने में मिला देती है, अर्थात यह सब मिट्टी में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है। और कवि ने इस बात को सुनौती भी स्वर में कहा है कि शक्तिहीन जो हुआ है कि बैठा भू पर आसन मारे खा जाते हैं, उसको मिट्टी के ढेर हत्यारे। और इसके बाद गुलामी की पीड़ा, इसके बारे में हम अभ्यास करते हैं कि कवि शाश्वत एवं नश्वर के मुख्य कारणों के वर्णन के बाद गुलाम भारत में नई जवानी और जोश भरने का स्वर प्रबल करता है। कवि को इस बात की पीड़ा है कि हमारे देश गुलाम है। वह मातृभूमि का गौरव गान करते हुए कहता है कि जो वीर है, त्यागी है, मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने को तत्पर होती है, मातृभूमि उसी को की होती है। धरती उसके लिए माता के समान है, किंतु जो विलास वैभव में डूबा हुआ है, मातृभूमि उसकी नहीं होती। ऐसे लोगों के हाथों में शासन भी चला जाता है, इसके महल दुश्मनों के हाथों ध्वस्त हो जाते हैं और वे केवल अतीत की निशानी बनकर रह जाते हैं। आने वाली पीढ़ी केवल इन भग्नावशेषों में को देखती रहती है। कवि इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता हुआ कहता है कि बड़े बड़े महलों के महराब के पत्थर नर्मदा नदी और आसपास के तालाबों में घाट के पत्थर के रूप में लगे हुए हैं। नर्मदा तट पर ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र मांडव का किला आज भूमि की धूल में दबा पड़ा है। पर्यटक आज इसे देखकर अपने आप को धन्य समझते हैं, पुण्यशाली मानते हैं। यहाँ का समस्त वैभव एवं भव्यता आज समाप्त हो चुके हैं। कवि अफसोस जताते हुए इस सत्य को इस प्रकार व्यक्त भी करता है। और यहाँ कवि ने शाश्वत एवं नश्वर की जो बात बताई है, जो गुलाम भारत में जो जवानी और जोश भरना का जो स्वर प्रबल करता है, कवि इस बात में पीड़ा भी व्यक्त करता है कि हमारे देश में गुलाम जब था वह मातृभूमि का गौरव गान करते हुए कहता भी है कि वीर है, त्यागी है, मातृभूमि के लिए जो शीश चढ़ाने का जो तत्पर होता है, वो मातृभूमि उसी को होती है और धरती उसके लिए ही माता के समान होती है, क्योंकि वो तत्पर होते हैं अपना शीश चढ़ाने के लिए भी।
किंतु जो विलास वैभव में डूबा हुआ है, मातृभूमि उसकी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। ऐसे लोगों के हाथों से शासन भी चला जाता है, इसके महल दुश्मनों के हाथों ध्वस्त भी हो जाता है। इसलिए वो केवल अतीत की निशानी बनकर रह जाते हैं। आने वाली पीढ़ी केवल इन भग्नावशेषों में देखती रहती है कि कवि इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता हुआ कहता है कि बड़े बड़े महलों के महराब के पत्थर नर्मदा नदी और आसपास के तालाबों में घाट के पत्थर के रूप में जो लगे हुए हैं, वह नर्मदा तट पर ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक क्षेत्र मांडव का किला आज भूमि की धूल में दबा पड़ा है। और पर्यटक आज इसे देखकर अपने आप को धन्य समझते भी हैं और पुण्यशाली भी मानते हैं कि हमें हमारी धरती पर जन्म मिला है। हाँ, तो छात्रों और छात्राएं, आज हमने जो विद्रोही कविता का भावार्थ स्पष्ट किया है, इसके बारे में हमने अभ्यास किया है। अस्तु।